Hello friends, welcome to this new episode. Okay, in this episode we will solve some problem. देखो, प्रॉब्लम सॉल्व तभी होंगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो आप कॉन्सेप्चुअली उस पर ध्यान दें। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती हैं। तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स पर ही एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस पर आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो, यहाँ से एक मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग दो हैं, दिख रही है, दोनों मासलेस स्ट्रिंग हैं। एक से चार्ज Q लटका हुआ है और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अगर आप बेस माने तो इस पर चार्ज मान लो 2E लटका हुआ है और इस पर चार्ज आपका 4E लटका हुआ है। वेयर E इज द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, ठीक है, बट इट कैन बियर टेंशन फोर्स। अब ये दोनों लटके हुए हैं ऐसे, बिल्कुल जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगा, ये फोर्स इस पर लगाएगा उसको भगाएगा, और ये इस पर लगाएगा ये इसको भगाएगा। दोनों पर जो चार्ज होगा F, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1/4.ε0। एक का चार्ज Q1 Q2/r² होता है, तो Q1 तो पहला चार्ज उसकी वो है 2E और इंटू दूसरा चार्ज वो है 4E/ दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी d²। ये चार्ज होगा, यही चार्ज जब इस पर लगेगा इसके चलते तो वो इधर होगा, और इस पर जब ये चार्ज लगाएगा तो इधर होगा, यानी सेम चार्ज के चलते ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। तो मान लो कि ये जो चार्ज है ये भाग के कुछ ऐसे आ गया, और ये जो चार्ज है इसको डैश डैश कर देते हैं ताकि आपको ऐसे थोड़ा समझ में ज़्यादा आ रहा है। और ये चार्ज भाग के ऐसे आ जाएगा। ये दोनों जो फोर्स जो ये होगा ये आपस में रिपल्सिव होगा, तो ये चार्ज भाग के इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे डॉट करके दिखाते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये भाग के इधर आए। ठीक है, तो मान लो कि ये एंगल बनाएगा डोरी, ये जो डोरी है स्ट्रिंग है ये एंगल बनाती है θ1 और ये एंगल बनाती है θ2। तो हमसे अगर पूछा जाए कि ये किस प्रकार भागेंगे, डोरी में टेंशन और एंगल के बीच रिलेशनशिप क्या होगी, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इसी मैग्नीट्यूड का, तो ये दोनों ऐसे भागेंगे और जहाँ पर मैक्सिमम एक डिस्टेंस होगी वहीं पर ये जाकर रुक जाएंगे। चूँकि टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनको वापस लाने का प्रयास करेगा। ये देखो, मान लो कि इस डोरी में टेंशन क्रिएट हुआ T1
और इस डोरी में टेंशन शुरू में टेंशन था नहीं, जो भी टेंशन हो बाद में जो टेंशन निकालना है वो मान लो है T1 और इधर है टेंशन T2। ये जब ये दोनों ऐसे आए तो क्या होगा कि ऐसे इनका टेंशन क्रिएट होगा। तो वो टेंशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल है आपका θ1। हम आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, कैसे मतलब एनालिसिस करते हैं। और ये है एंगल θ2, जितना ये एंगल उतना ये एंगल। तो इस एंगल का ये जो टेंशन है T1, इसका एक इधर कंपोनेंट काम करेगा, वो है T1, और एक इधर एंगल काम करेगा। ऐसे देखो ना, ये T1 है तो इसका एक वर्टिकल एंगल होगा, एक और एक मतलब एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में वो होगा T1 sin θ1। और सिमिलरली इस T2 को देखो, यानी इस वाले चार्ज को जिसकी डोरी ये थी, इसका इस ओर कंपोनेंट होगा T2 sin θ2 और इस ओर कंपोनेंट होगा T1 cos θ T2 cos θ2 2 ये T2 cos θ2 T2 sin θ2 T1 cos θ1 और T2 sin θ1 और ये T1 sin θ1, मतलब T1 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये T2 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना T1 sin θ, अब ये देखो, ये फोर्स इधर लग रहा था ये, तो ये बहुत दूर तक नहीं भगाने पाएगा इसको, एक लिमिट में जाकर इन दोनों चार्ज को रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो T1 sin θ है ये इसको इधर घसीट रहा है। सिमिलरली ये T2 sin θ इधर खरीद रहा, इधर मतलब घसीट रहा है। T1 sin θ यानी इस डोरी का टेंशन चार्ज को इधर लाने का प्रयास करेगा, और ये T2 sin θ यानी डोरी के टेंशन का ये कंपोनेंट इस चार्ज को इधर लाने का प्रयास करेगा। तो ये जो भगाएंगे फोर्स, यानी जो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, तो ये इसको भगा रहे हैं, और ये T2 sin θ और ये T1 sin θ और ये T2 sin θ इनको पास ला रहे हैं। तो एक दूरी होगी जहां पर दोनों रुक जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर दोनों रुक जाएंगे तो वहां पर T1 sin θ1 इक्वल टू इसी फोर्स के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर आप इस चार्ज को ज़रा देखो तो इस चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है F और इधर लग रहा है T1 sin θ, और सिमिलरली इस चार्ज पर देखो T2 sin θ, इस डोरी का जो टेंशन है T2 sin θ टू इस ये कंपोनेंट, ये इस पर लगने वाले इस साइड के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। कोई दिक्कत? तो T2 sin θ2 इक्वल टू F, सेम। अब अगर ये जो चार्ज है, अगर वो किसी चार्ज इंडिपेंडेंट तो होता नहीं, किसी मास के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक मास होता है। तो अगर मान लो इस वाला ये वाला जो चार्ज है कौन, 4e चार्ज प्लस 4e चार्ज, अगर उसका मास m1 है और ये 2e जो चार्ज है वो जिस पार्टिकल पर है उसका मास m2 है, ठीक है, तो ये m2g इस चार्ज पर ऐसे काम करेगा और m1g इस चार्ज पर ऐसे काम करेगा। तो ये जो कंपोनेंट है T2, इसको देखो ज़रा, इस वाले फोर्स को तो डोरी के ये वाले टेंशन के कंपोनेंट कौन सा T2 sin θ2 ने बैलेंस कर लिया,
तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डोरी के टेंशन का वो इसके वेट को बैलेंस करेगा T2 M2G, और उधर सिमिलरली T1 cos θ1 इसको बैलेंस करेगा, तो T1 cos θ1 इक्वल टू M1G। वेयर F इज द, F की न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपस में काम कर रहे हैं। ये जब खींच के यहाँ पे आया तो M1G ऐसे, आपको लग रहा है कि ये अभी भी सही है मेरा एनालिसिस? क्या मेरा एनालिसिस अभी भी सही है? आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि हाँ ये एनालिसिस सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एनालिसिस अभी भी गलत है। ये एनालिसिस जो हमने अभी किया फोर्स बैलेंसिंग का, ये अभी भी गलत है। कैसे? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा जब फार्मूला, यही पढ़ा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम का ला वाला फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला। ये तो डायरेक्शन है, इसको आप भूल जाओ। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए डायरेक्शन लिखनी पड़ती है। यहाँ पे आओ, जो फोर्स होता है वो लगातार R पर डिपेंड है। R चेंज होगा यानी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, तो ये चेंज होता जाएगा फोर्स। तो यहाँ जो अभी हमने जो फोर्स रखा ये वाला, ये केवल इतनी दूरी के बीच में काम कर रहा है। जब ये यहाँ पर आ जाएंगे आपस में रिपल्सिव फोर्स के चलते, धीरे 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 जब यहाँ पर आएंगे तो उनके बीच में ये लगातार बदलता जाएगा फोर्स F। जो ये रिपल्सिव फोर्स आपने देखा अभी, ये केवल अभी इस पोजीशन के बीच में था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स सिंस डिपेंड्स ऑन द D, तो ये धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, और यहाँ पर जब वो दोनों रुक जाएंगे तो एक नया रिपल्सिव फोर्स काम करता रहेगा जो बैलेंसिंग में यूज होगा। तो यहाँ पर जो आप F F F लिखे थे, एक्चुअली वो होना चाहिए F डैश F डैश, वेयर F डैश इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले का चार्ज 2e, दूसरे का चार्ज 4e अपॉन इतनी डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर डोरी की लंबाई थोड़ी देर के लिए अगर L मान लो, ये हर एक दोनों डोरी में प्रत्येक की लंबाई अगर L मान लो, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? हमको ये एंगल पता है, तो ये आ जाएगी L बाई केवल इतनी डिस्टेंस ये वाली, तो ये आ जाएगी L tan θ2, ये यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस आ गई L tan θ2। सिमिलरली ये डिस्टेंस आ जाएगी L tan θ1, इतनी ये डिस्टेंस, और बीच में D डिस्टेंस थी टोटल, तो D, और इसको मान लो D डैश, तो ये D डैश स्क्वायर, वेयर D डैश यहाँ से लगा के और यहाँ तक बीच की दूरी, फाइनल बीच की दूरी D डैश इज D, ये दूरी L tan θ2, और ये दूरी L tan θ1। ये और ये जो था
वैल्यू, ये वैल्यू जो थी वो केवल इतने के बीच में थी। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आर यानी उन चार्जेस के बीच की दूरी के साथ वेरी करता है। तो हमको ध्यान में रखना है कि जब हम यहाँ बैलेंसिंग कर रहे हैं मतलब इस पार्टिकल की, इस चार्ज पार्टिकल की हम यहाँ फोर्स बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो फोर्स एफ डैश है जो कि ये है, वेयर डी डैश इक्वल टू डी डैश की वैल्यू ये हम बैलेंस करेंगे, यहाँ नहीं। ये तो खिसक, ये केवल एफ इसी डिस्टेंस में था। जैसे जैसे ये चेंज होता जा रहा है डी की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अभी बस यही डी थी ना डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में, तो ये धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो एफ़ की वैल्यू भी चेंज हो रही है। हम मान लेते हैं कि वो यहाँ आके रुके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा दोनों के बीच में, उसको बैलेंस करना है, इसको नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ हम लोग गलती करते हैं। अब इन चारों इक्वेशन से ये तो आपको पता होगा एफ डैश, तो आप इससे T1 निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं, θ1 निकाल सकते हैं और θ2 निकाल सकते हैं। आपके पास 4 अननोन है, T1 पहली डोरी में टेंशन, T2 दूसरी डोरी में टेंशन, और वो डोरी कितना एंगल बना, मतलब कितने एंगल से झुक गई उस तरफ, θ1, और ये डोरी इधर कितने एंगल से झुक गई, θ2। आपके पास 4 अननोन है और आपके पास 4 इक्वेशन है। ये आप नोन है आपको, ये एफ डैश, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, डी डैश आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो आपको ये एफ डैश पता चल गया, यहाँ पे रख देंगे। तो ये सब वैल्यू आपको पता है और आपको 4 अननोन जो हैं वो आप चारों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ऐसे की जाती है कूलॉम फोर्स में एनालिसिस, ठीक है। एक्चुअली आपको मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि कूलॉम का फोर्स वेरी करता है, वेरिएबल फोर्स है, जो पोजीशन या कह लो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। बाकी तो आपको जस्ट फोर्स एनालिसिस करना है और वो वेक्टर अलजेब्रा के नियमानुसार होता है। मतलब आपको डायरेक्शन ध्यान में रखनी है, डायरेक्शन ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमेशा पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड था एक तरह से, और डायरेक्शन आप जज करो कि अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इस साइड में लगेगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा, तो इस, और अगर सेम चार्ज के नेचर के पार्टिकल हैं तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको जज करनी होती है। समझ में आया? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।